हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग यूनिट 5 पढ़ रहे थे। पाँचवीं यूनिट जो है उसको हम लोग कवर कर रहे थे, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना और संगठन, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने बताया था जो वायुमंडल का संगठन है इसमें हम लोग विभिन्न गैसों के बारे में पढ़ते हैं, जलवाष्प के बारे में पढ़ते हैं और एरोसॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। संगठन का मतलब ये होता है कि ये जो वायुमंडल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो मैंने गैसों के बारे में बताया था, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें थी। फिर मैंने जलवाष्प के बारे में बताया था और एरोसॉल के बारे में बताया था। एरोसॉल का मतलब धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, राख, परागकण, इन सभी के छोटे छोटे कण जो वायुमंडल में होते हैं, तो उनके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। अब आज हम लोग बात करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है, कौन कौन सी परतें हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सारे मंडल जो हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए, वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों से बना होता है। घनत्व का मतलब सघनता, यानी वायुमंडल पे गैसें कहीं पे बहुत सघन हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और कहीं पे गैसों की मात्रा कम हो जाती है। तो अलग अलग घनत्व होता है वायुमंडल का। तापमान भी अलग अलग होता है, यानी किसी परत का तापमान अधिक है तो किसी परत का तापमान कम है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है, तो ऊपर की परतों का तापमान कम होगा, नीचे की परतों का तापमान ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ें बोल रहा है, वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों से मिलकर बना होता है। आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों, यानी कि इस समय जो भी वैज्ञानिक उपकरण हैं, जैसे रेडियो सौंडे, रवि सौंडे रडार, उपग्रह, रॉकेट, सेंसर, इनकी सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया जा चुका है। यानी कि ये कहा गया कि भाई वायुमंडल की ऊंचाई जो है वो लगभग इतनी है, 29,000 किलोमीटर तक। किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब ये है, जो वायुमंडल है वो 29,000 किलोमीटर ऊंचाई तक है, लेकिन 800 किलोमीटर ऊंचाई के जब हम पार जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अदृश्य हो जाती हैं, उनके बारे में बहुत खास जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जो वायुमंडल है वो महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी की सतह के पास वायुमंडल का घनत्व अधिक होगा। पृथ्वी की सतह के पास जो परत होगी उसका घनत्व अधिक होगा। जैसे क्षोभ मंडल, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे घनत्व घटता जाएगा। यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, वैसे उसका घनत्व, वायुमंडल का घनत्व कम होता जाएगा, नीचे की ओर ज़्यादा रहेगा। वायुमंडल की परतीय संरचनाओं की विशेषताओं के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, तापीय विशेषता के आधार पे, रासायनिक विशेषता के आधार पे। यानी वायुमंडल का जो विभाजन किया गया है वो दो आधार पे किया गया है, तापीय विशेषता के आधार पे। अब इसमें हम लोग क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल और देखेंगे। ये सारे मंडल ये तापीय विशेषता के आधार पर होंगे, और फिर हम रासायनिक विशेषता के आधार पर भी देखेंगे। वहाँ पर भी दो प्रकार के हम लोग वायुमंडल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम तापीय विशेषता के आधार पर देखते हैं। ये जो पहला है तापीय विशेषता के आधार पे, इसके आधार पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, और ताप मंडल के अंतर्गत ही आयन मंडल और बहिर्मंडल आते हैं। यानी कि पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल,
तीसरा मध्यमंडल और चौथा तापमंडल। अब तापमंडल के दो भाग हैं, आयनमंडल और बहिर्मंडल। ये इतने मंडल हम लोग को पढ़ने हैं। एक बार इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, फिर उसके ऊपर मध्यमंडल और फिर उसके ऊपर तापमंडल, और सबसे ऊपर आप देखिए तो बहिर्मंडल है। इसको एक बार देख लीजिए, इसका क्रम याद रखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, फिर इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर इसको बोलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहते हैं। तो ये क्षोभ मंडल के ही अलग अलग नाम हैं, संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। इसी को विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। विक्षोभ का मतलब परिवर्तन, हलचल, यानी इस मंडल में हलचल बहुत होता है। अभी कौन कौन सी हलचल होती है वो हम लोग देखेंगे आगे। इस परत का ट्रोपोस्फीयर के रूप में नामकरण टीजरेंस डी बोर्ट ने किया था, यानी इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं क्षोभ मंडल को। तो इसका नामकरण किसने किया था? टीजरेंस डी बोर्ट। अब देखिए, इसकी औसत ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर है, यानी लगभग एवरेज ऊंचाई देखें तो 13 किलोमीटर मानी जाती है। यह ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, यानी कि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं यानी उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है, यानी 8 किलोमीटर तक रह जाती है। और अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 13 किलोमीटर। ये देखिए, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। विषुवत वृत्त पर मैंने बताया था विषुवत वृत्त क्या है, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे हमारी पृथ्वी है तो इसके बीच में ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर जाएंगे तो अक्षांश बढ़ता जाएगा, नीचे जाएंगे तो भी अक्षांश बढ़ता जाएगा। ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो ध्रुवों पर जब हम लोग जाएंगे तो इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, यानी कि इस परत की मोटाई कम हो जाएगी। ऊंचाई कम, मान लीजिए विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मोटी है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है तो ये कम मोटी रहेगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है। फिर अगर देखें तो क्षोभ मंडल पारिस्थितिकीय, मौसम तथा जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती, जैसे वाष्पीकरण हुआ, संघनन हुआ, वर्षण हुआ, कोहरा हुआ, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, ये सब इसी क्षोभ मंडल में होता है। इसलिए इसको विक्षोभ मंडल कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं, इसी को परिवर्तन मंडल कहते हैं। मतलब इसमें चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं, मौसम परिवर्तन होता रहता है। कभी कोहरा आएगा, कभी बादल छा जाएंगे, कभी बारिश होगी, कभी ओस गिरेगा, कभी पाला गिरेगा, कभी बर्फ़ गिरेगी। तो ये सारी घटनाएं इसी में होती हैं, इसको याद रखना। जल वर्षा, बादलों की गरज, तड़ित झंझा, चक्रवात इसी में घटित होते हैं, यानी ये सारी चीज़ें इसी में घटित होती हैं। वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% क्षोभ मंडल में केंद्रित है। वायुमंडल का जितना द्रव्यमान है उसका लगभग 75% क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है। जैसे आपके शरीर का मान लीजिए 100 किलो, आप 100 किलो के हैं तो आपका 75%, 25% या 60%, ऐसे ही जितना भी वायुमंडल है उसका 75% क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से वृद्धि होती है, या इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाएंगे तो
1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान घट जाता है। या इसी को आप कह सकते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। बात एक ही है, दोनों तरीके से लिखा है। चाहे आप ये वाला याद कर लीजिए, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर ऊंचाई पर जाने पर कितना तापमान घटता है, 6.5 डिग्री। या फिर इसको मान लीजिए, लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। तापमान में इस गिरावट की इस दर को सामान्य पतन या ह्रास दर कहते हैं। इसको सामान्य पतन कहते हैं, ह्रास दर कहते हैं। फिर आगे देखिए, ऊंचाई के साथ तापमान में यह कमी गैसों के घनत्व, वायुदाब तथा कणकीय पदार्थों की कमी के कारण होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो एरोसॉल होते हैं यानी जो कणकीय पदार्थ होते हैं, कण होते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है, वायुदाब कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, तो इस कारण तापमान भी कम हो जाता है। क्षोभ मंडल को 2 मंडलों में विभाजित किया जाता है, निचला परत और ऊपरी परत। यानी जो क्षोभ मंडल है उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, निचला परत और ऊपरी परत। निचली परत को घर्षण परत कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर होती है। यानी पृथ्वी की सतह से लगभग 3 किलोमीटर ऊंचाई तक जो परत होती है उसको निचली परत कहते हैं। इसको घर्षण परत भी कहते हैं। घर्षण परत कहने का मतलब धरातलीय सतह द्वारा हवाओं की दिशा एवं गति में अवरोध उत्पन्न करना। निचले क्षोभ मंडल में तापीय प्रतिलोमन की परिघटना घटित होती है। अब ऊपरी परत की बात करते हैं तो ऊपरी परत धरातलीय घर्षण से अधिक प्रभावित नहीं होती है। यह द्वितीयक वायुमंडलीय संचरण जैसे चक्रवात, प्रतिचक्रवात जैसे कारकों द्वारा प्रभावित होती है। तो जो ऊपर वाला मंडल है वो बहुत ज़्यादा हवाओं से या आंधी तूफान से नहीं प्रभावित होता है। जब चक्रवात या प्रतिचक्रवात आता है तभी ये प्रभावित होता है। क्षोभ मंडल में ही जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो इतना याद रखना है, जेट स्ट्रीम क्या होती है। ये भी एक प्रकार की पवनें होती हैं जो क्षोभ मंडल के थोड़ा सा ऊंचाई पर उड़ती हैं, एक क्षैतिज दिशा में चलती हैं, ऐसे चलती हैं हवाएं। तो जेट स्ट्रीम हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना, बस याद रखिए कि क्षोभ मंडल में ही जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होती हैं और ये भी एक तरह की क्या होती हैं, पवनें होती हैं, हवाएं होती हैं। ग्रीष्मकाल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, ये भी याद रखिए, तथा शीतकाल में घट जाती है। शीतकाल में घट जाती है। और मैंने पहले ही बताया कि भाई ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो इसकी ऊंचाई घट जाएगी, लगभग 8 किलोमीटर रह जाएगी। क्यों? क्योंकि ध्रुवों की तरफ जाने पर ठंडी बढ़ जाती है, शीतकाल आ जाता है ध्रुवों की तरफ। और यहाँ पे भी वही लिखा है, शीतकाल में घट जाती है। तो बात एक ही हुई, चाहे आप बोलिए ध्रुवों की तरफ जाने पे घट जाती है या शीतकाल में घट जाती है। अब विषुवत रेखा पे चूँकि वर्ष भर सूर्य जो है एक समान रूप से प्रकाशित होता है, अपनी किरणों को गिराता है, वहाँ पर चमकता है, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है विषुवत रेखा पे, इसलिए सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है लगभग 18 किलोमीटर। आपको पहले ही मैंने बता दिया। क्षोभ मंडल में आर्द्रताग्राही नाभिकों की उपस्थिति के कारण बादलों का निर्माण होता है। तो ये आर्द्रताग्राही नाभिक क्या होते हैं? वही एरोसॉल होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, धूल मिट्टी, राख या परागकण, बीज, ये सब छोटे छोटे कण होते हैं और इन्हीं के चारों ओर पानी एक प्रकार से जमा हो जाता है और फिर बादलों का निर्माण करता है। क्षोभ मंडल संचालन तथा संवहन विधियों द्वारा गर्म और ठंडा होता है। ऊष्मा संचालन की ये विधियां हैं, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र होती है तो संचालन विधि द्वारा होती है, संवहन विधि द्वारा होता है। तो क्षोभ मंडल जो है किससे गर्म होता और ठंडा होता है? संचालन और संवहन विधियों द्वारा। क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। मैंने बताया था ना, शुरू में ही मैंने चित्र दिखाया था कि ये जो है पृथ्वी है और इसके ऊपर पहले क्षोभ मंडल फिर समताप मंडल।
तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जो सीमा है, यानी ये हरी वाली लाइन देखिए, ये जो सीमा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा बोलते हैं, क्योंकि इसके नीचे क्या है, क्षोभ मंडल और ऊपर समताप मंडल। तो ये बीच वाली जो सीमा है, जो बॉर्डर है, इसको क्षोभ सीमा बोलते हैं। इसको बोलते हैं समताप क्षोभ मंडल की सीमा, क्षोभ सीमा बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रोपोपॉज बोलते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर क्षोभ सीमा का तापमान -80 डिग्री तथा ध्रुवों के ऊपर तापमान -45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि भाई क्षोभ मंडल क्या है। आगे हम लोग समताप मंडल, मध्य मंडल, इन सभी मंडलों के बारे में बात करेंगे। वीडियो लगभग 15 मिनट का हो गया है, ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें।